दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो यह जो क्लास है, यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको एक साथ इस वीडियो में कवर किया गया है। तो शुरुआत करते हैं कि महत्वपूर्ण आविष्कार कौन कौन से हैं और उनके आविष्कारक कौन हैं। तो जो पहला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। डायनेमो माइकल फैराडे। ऐसे ही परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। रेडियो सक्रियता हेनरी बेक्वेरेल। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। पीएच स्केल एसपी सोरेनसन। हाइड्रोजन हेनरी केवेंडिश। हीलियम लोकियर। जो नाइट्रोजन है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। और जो ये ऑक्सीजन है, इसकी खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी। अक्री गैस और आर्गन की खोज रैमजे और रैले ने की। थोरियम की बर्जीलियस ने। टेलीविजन जेएल बर्ड ने। बैरोमीटर टोई सेली ने। रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंस। ग्रामोफोन एडिसन ने की। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की। भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की। एक्स किरण की खोज रोन टेजन ने की। लघुगणक की खोज जॉन नेपियर ने की। तो जितने हमने आविष्कारक की बात की, ये किसी ना किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये सब रट लीजिए। अब बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और उनके जनक से संबंधित। जैसे जो पर्यावरण शिक्षा है, इसके जनक पैट्रिक गेडीज हैं। पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हैकल, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। पारिस्थितिकी पिरामिड के जनक चार्ल्स एल्टन। जैव विविधता के जनक ई.ओ. विल्सन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अम्ल वर्षा के जनक रॉबर्ट स्मिथ। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक एजी टांसले। बता दूं कि जो ये एजी टांसले हैं और ये अर्नेस्ट हैकेल और ई.ओ. विल्सन, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो ये सब ध्यान रखना है। आगे है कि ओजोन परत क्षय, इसके जनक कौन है? तो फोरमैन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन की खोज फ्रेडरिक स्कोनविन। तो इसको बारीकी से ध्यान रखना है कि ओजोन परत क्षय के जनक कौन है और ओजोन की खोज किसने की थी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ओजोन परत क्षय की खोज फोरमैन ने की थी और ओजोन की खोज फ्रेडरिक स्कोनविन ने की थी, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कुछ जो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट लाए गए हैं, वो किस वर्ष शुरू किए गए थे। जो यह वर्ष दिए गए हैं, तो इन वर्षों में आपको एक या दो क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो हंगुल परियोजना है, यह कश्मीर से शुरू हुई थी और 1970 में शुरू हुई थी। कस्तूरी मृग परियोजना 1972 में शुरू हुई थी उत्तराखंड से। बाघ परियोजना 1973 से शुरू हुई थी झारखंड से। सिंह परियोजना 1973 और गुजरात से शुरू हुई थी। घड़ियाल परियोजना, घड़ियाल प्रजनन परियोजना, ये 1970 से शुरू हुई थी। कछुआ संरक्षण परियोजना 2008। गैंडा परियोजना 1987। हाथी परियोजना 1992 और लाल पांडा परियोजना 1996 में, और यह शुरू हुई थी अरुणाचल प्रदेश से। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 से। अब बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनका संबंध किस अंग से होता है। तो जो ईईजी, तो ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। ये ईईजी का पूर्ण नाम होता है और इसका संबंध मस्तिष्क से होता है। और एक होता है ईसीजी,
तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसका संबंध हृदय से होता है, ईसीजी का। एक होता है ईओजी, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी। तो इसका संबंध आंख से होता है, ईओजी का। और एक होता है ईएमजी, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो इसका संबंध होता है मांसपेशियों से। ये सभी ध्यान रखना है। अगला है ऑडियोग्राम। तो ऑडियोग्राम का संबंध होता है कान से। मैमोग्राम का संबंध होता है वक्ष, या कह सकते हो स्तन जो धारी होते हैं उनसे। बीएमडी इसको बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी, इसका संबंध अस्थि से है। ये जितने भी फैक्ट बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। कुछ रासायनिक तत्व हैं जिनका चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि जैसे आयोडीन 131, इसका उपयोग चिकित्सीय क्षेत्र में किस क्षेत्र में करते हैं? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित जो भी उपयोग होते हैं उसमें आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। जो कोबाल्ट 60 है इसका प्रयोग रक्त कैंसर का इलाज करने के लिए करते हैं। जो आर्सेनिक 74 है इसका उपयोग ट्यूमर की पहचान करने के लिए करते हैं। जो सोडियम 24 है इसका प्रयोग रक्त व्यतिक्रम के लिए करते हैं। फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त कैंसर का उपचार करने के लिए करते हैं। ये सभी बातें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो वायुमंडल की संरचना है उसमें जो परतें होती हैं, जो वैज्ञानिकों ने क्लासिफाई किया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। तो इसमें कौन सी घटनाएं होती हैं ये ध्यान रखना है। तो जो ये क्षोभ मंडल है तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। और जो समताप मंडल है इसमें वायुयान और जो जेट विमान होते हैं उनकी उड़ानों के लिए उपयुक्त क्षेत्र होता है समताप मंडल। और इसी मंडल में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। यह है ओजोन मंडल। ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसके बाद आता है आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या होता है कि इसमें जो रेडियो, रडार और टेलीफोन या टेलीविजन की सुविधा प्राप्त होती है। और जो बहिर्मंडल है इसमें क्या होता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो उपग्रह, ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं इसी क्षेत्र में। आगे बात करते हैं कि जो प्रमुख बौद्ध संगीतियां हुई हैं तो इनका आयोजन कहाँ हुआ है और ये किसके शासन काल में हुई हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका आयोजन राजगृह क्षेत्र में हुआ था और उस समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में, स्थान था वैशाली और शासक था उस टाइम कालाशोक। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक उस समय शासक था। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। उस समय जो कश्मीर का एक क्षेत्र था कुंडलवन, वहां पर हुई थी और शासक कनिष्क था। अब बात कर लेते हैं जो जैन संगीतियां हुई हैं। तो जैन की 2 संगीतियां हुई हैं जिसमें से जो पहली जैन संगीति थी वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी और ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था और उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। जो द्वितीय जैन संगीति हुई है तो यह हुई थी गुजरात के वल्लभी में और इसके अध्यक्ष थे देवर्ध क्षमा श्रवण। तो ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि जो देश के बीच जो सीमा रेखा होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं के बारे में। तो आपको इन सीमा रेखाओं से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे, तो इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। जो मैक मोहन रेखा है ये भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है। जो रेड क्लिफ है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेखा है।
जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, जो हिंडनबर्ग रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच, 24वीं अक्षांश रेखा ये भारत पाकिस्तान के बीच है। ये जो 38वीं समांतर रेखा है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 70वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के मध्य। मैगी नॉट या सीज फ्राइड रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ऑर्डरनेस रेखा तो ये पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा है। मेडिसन रेखा तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाता है। मेन रहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच सीमा रेखा है। आगे बात करते हैं सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा सैंधो स्थल ये रावी नदी पर स्थित है और इसके जो उत्खनन करता है वो है दयाराम साहनी और इसकी खोज 1921 में की गई थी। जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी पर स्थित है और इसके जो उत्खनन करता है वो राखाल दास बनर्जी हैं। 1922 में इसका उत्खनन किया गया था। कालीबंगन राजस्थान में है, घग्गर नदी पर है। इसको चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। चनहुदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है, ये जरूरी ध्यान में रखना है। जो लोथल है, लोथल गुजरात में स्थित है, ये ध्यान में रखना है और भोगवा नदी पर, और इसका उत्खनन रंगनाथ राव ने किया था, तो ये भी ध्यान में रखना है। जो रोपड़ है सतलुज नदी पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रोपड़ किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलुज नदी में और भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। आगे बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण दिवस में जैसे जो विश्व वानिकी दिवस है यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ये वे दिवस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखकर ये सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व तंबाकू निरोध दिवस 31 मई को, विश्व परिवेश दिवस अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। तो ये महत्वपूर्ण दिवस थे। अब बात कर लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नीतियां और उनका संबंध किस गवर्नर जनरल से है वो देख लेते हैं। तो जो वारेन हेस्टिंग है, इन्होंने 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया था, ये ध्यान में रखना है। जो कार्नवालिस हैं, इन्होंने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में राज्य हड़प नीति लागू की थी। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को लागू किया था। जो लॉर्ड कर्जन हैं, इन्होंने 1995 में बंगाल का विभाजन किया था। विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। लॉर्ड डफरिन ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी इनके समय में। तो ये जितनी बातें हैं ये सब, ये कौन सी गतिविधियां किस गवर्नर जनरल के काल में हुई और किस वर्ष में हुई, तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि विश्व के घास के मैदान, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं उनको प्रेरी के नाम से जानते हैं।
जो अफ्रीका का मध्य अफ्रीका में जो घास के क्षेत्र हैं उनको सवाना बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं घास के मैदानों को। न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कैंटाबरी बोलते हैं। ब्राजील में घास के मैदान को कैंपास बोलते हैं। यूरेशिया में स्टेपीज। यूरेशिया यूरोप और एशिया का सम्मिलित क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका में इसे पंपास बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड। हंगरी में पुस्ताज बोलते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। कहीं ना कहीं आप जब एग्जाम में परीक्षा दे रहे होंगे तब इन सभी बातों को आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं इन सभी पॉइंट से। अब बात करते हैं कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। तो जो एसिटिक अम्ल है ये सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक फल जो अम्ल है नींबू कुल के फल जैसे संतरा नींबू आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला सिट्रस फल में। कुछ और महत्वपूर्ण अम्ल हैं जैसे टार्टरिक अम्ल ये पाया जाता है इमली अंगूर और जो कच्चे आम हैं इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो वो विद्रोह किस क्षेत्र में था, किस तिथि को हुआ था और उसका विद्रोह उस टाइम किसने किया था, उस समय अंग्रेज पदाधिकारी कौन था। तो जो दिल्ली में विद्रोह हुआ था वो 12 मई को हुआ था और उस समय जो दिल्ली को लीड कर रहे थे वो मोहम्मद बहादुर शाह जफर थे द्वितीय। और उस समय जो अंग्रेज पदाधिकारी थे वो निकलसन हडसन थे। जो कानपुर है कानपुर में यह आंदोलन विद्रोह 5 जून को शुरू हुआ था और इसको जो नेतृत्व प्रदान किए थे वो नाना साहब तात्या टोपे थे। उस समय यहाँ का जो पदाधिकारी था वो था कैंपबेल। ये सभी नाम ध्यान रखने हैं, आप इनको चाहे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो अंग्रेज पदाधिकारी हैं विद्रोही कौन थे और किस तिथि को हुआ था। क्योंकि अभी जो इससे पहले पीसीएस का एग्जाम हुआ था तो उसमें यही पूछा गया था कि कानपुर और लखनऊ में जो विद्रोह शुरू हुए थे वो किस तिथि को शुरू हुए थे। तो लखनऊ में विद्रोह की तिथि 4 जून 1857। इसको जो लीड किया था वो बेगम हजरत महल ने और उस समय जो अंग्रेज पदाधिकारी था वो था कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर में इसको नेतृत्व प्रदान किया था झांसी की रानी और तात्या टोपे ने। उस समय जो पदाधिकारी था उस क्षेत्र का वो था ह्यूरोज। इलाहाबाद और वाराणसी में लियाकत अली खान और उसमें जो अंग्रेज पदाधिकारी था वो था कर्नल नील। कुंवरपुर में कुंवर सिंह ने और ये विलियम टेलर और मेजर विंसेंट अय्यर थे, ध्यान रखना है। फैजाबाद को जो लीड किया था वो थे मौलवी अहमदुल्ला और बरेली में खान बहादुर खां। तो हमें इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। आप यकीन मानिए आप जब परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं जो 1857 की क्रांति थी उससे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो ये लिखी गई है विनायक दामोदर सावरकर। तो इसको शॉर्ट में वीडी सावरकर भी बोला जाता है। द ग्रेट रिबेलियन ये लिखी गई है अशोक मेहता के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं ये वाली और ये वाली। और एक ये भी एस.एन. सेन जो ध्यान में रखना है। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 तो ये पुस्तक लिखी गई है आर.सी. मजूमदार के द्वारा। 1857 ये लिखी गई एस.आर. सेन के द्वारा। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जो ये उस समय के सरकारी इतिहासकार भी थे। रिवेलियन 1857 ये लिखी गई है पी.सी. जोशी के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी ये लिखी गई है टी.आर. होम्स के द्वारा। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी ये लिखी गई है सर सैयद अहमद खान के द्वारा।
अब बात कर लेते हैं जो गवर्नर जनरल हैं और वायसराय हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला कि जो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग थे और ये 1773 में पहली बार बने थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल ये 1833 में बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये ध्यान रखना है, जो वारेन हेस्टिंग हैं ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और जो विलियम बेंटिंग हैं ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब बात करते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कंपनी शासन के अंतर्गत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे कैनिंग, जिसका पूरा नाम लॉर्ड कैनिंग है। ब्रिटिश शाही शासन के अंतर्गत पहला वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। वायसराय का पद पुनः कब गवर्नर जनरल के रूप में प्रचलित हुआ? तो वह हुआ 1935 में। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो ये थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल ये भी थे सी राजगोपालाचारी। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पवने। तो जो पवन है ये ध्यान रखना कि वो पवन गर्म है या ठंडी पवन है, और दूसरी बात ये कि उस पवन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो ये लिखी हैं एक साथ, चिनूक, फॉन, सांता आना, हरमट्टन, लू, ब्लैक रोलर, नॉर्वेस्टर्न, यामो, हबोब, ये सभी गर्म स्थानीय पवने हैं। और जो चिनूक पवन है इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है ये इसके पूर्वी क्षेत्र में, जो अमेरिका है इसके जो पूर्वी क्षेत्र है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका, तो इस क्षेत्र में चिनूक का प्रभाव रहता है। जो फॉन है, फॉन यूरोप से संबंधित है। जो सांता आना है ये कैलिफोर्निया, जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है ये एरिया, तो यहाँ पे एक कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, तो इसी क्षेत्र में सांता आना हवा बहती है। हरमट्टन, तो हरमट्टन का संबंध है सहारा रेगिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तो इस हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं। जो लू है, लू का संबंध उत्तर भारत के क्षेत्र और पाकिस्तान से है। और जो ब्लैक रोलर है इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। नॉर्वेस्टर इसका संबंध न्यूजीलैंड से है। यामो का संबंध जापान से है। हबूब का संबंध दक्षिण अमेरिका सहारा से है। क्या हो गया? आपको बता दें कि इसमें से जो चिनूक है, हरमट्टन है, ब्लैक रोलर है और नॉर्वेस्टर, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, तो इनको तो आप रट लीजिए ही। अब आगे देखते हैं कि जो खमसीन है इसका संबंध मिस्र से है। ब्रिक फिल्डर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। शामल फारस की खाड़ी और गिबली का संबंध लीबिया से है। और इसमें से जो ब्रिक फिल्डर है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है, तो ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ ठंडी स्थानीय पवनों से। तो जो ठंडी स्थानीय पवने हैं जिसमें से जो पुर्गा है, पुर्गा का संबंध जो रूसी क्षेत्र है उसमें जो रूस का जो सबसे उत्तरी हिस्सा होता है जिसको टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं, वहां से संबंध इसका है। जो वाइज है, वाइज का संबंध फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड में फ्लो करती है। लेवेंटर दक्षिणी स्पेन में। पैम्पेरो दक्षिण अमेरिका का पंपात क्षेत्र जो है वहां पर। बुरान साइबेरिया की अत्यंत सर्द हवा है। जो मिस्ट्रल है ये स्पेन और फ्रांस में। जो बोरा ये इसका संबंध एड्रियाटिक सागर तट से है। जो खाजरी हवा है इसका संबंध अजरबैजान से है।
तो इसमें से जो मिस्ट्रल है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि भारत में जो सर्वाधिक बड़ा, लंबा या ऊंचा स्थान रखने वाले हैं उनकी बात। तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो वह है भारत रत्न, और जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है चिल्का झील। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, और ये रिहंद बांध पर स्थित है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ी मस्जिद, ये भारत की मस्जिद बात हो रही है, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद, ये बीजापुर में स्थित है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर यह जूलॉजिकल गार्डन है और यह कोलकाता में स्थित है। सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय है, कोलकाता में स्थित है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर ये कैलाश मंदिर है और जो महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे बड़ा पशु मेला ये सोनपुर में होता है, बिहार में। सबसे बड़ा नदी द्वीप ये माजुली द्वीप है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में स्थित है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी काराकोरम 2 या K2, इसे गॉड ऑस्ट्री बोलते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंचा जलप्रपात गार सोपा जलप्रपात है। अब बात कर लेते हैं संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इससे क्या क्या लिया गया है, तो इससे जो संघीय तंत्र की अवधारणा है वो लिया गया है। राज्यपाल का जो कार्यालय है वो इस अधिनियम से लिया गया है। न्यायपालिका के कुछ तत्व इसी अधिनियम से लिए गए हैं। लोक सेवा आयोग का प्रावधान, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान और जो प्रशासनिक विवरण है ये सभी इसी अधिनियम से प्रभावित हैं। अब बात कर लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो जो मूल अधिकार हैं, न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये जितने प्रावधान हैं ये सारे के सारे प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अब देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो जो संसदीय शासन की व्यवस्था है, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परम अधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये जितने भी प्रावधान हैं ये सारे प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है 12 सदस्यों का, ये प्रावधान आयरलैंड से लिए गए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है तो वह है समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ये सभी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित हैं। जो मूल कर्तव्य है, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये जो सभी न्याय के आदर्श हैं ये सभी सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान पर प्रभाव, तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और बात करते हैं कनाडा के
संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय। तो ये भी कनाडा के संविधान से प्रभावित है। जर्मनी का वाइमर संविधान, तो यहाँ से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है यह, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं यह फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। और जो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यह जापान के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यह मेरी क्लास थी। अगर मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।